सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमसपालिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगो सौनको अष्टादशश्चेति ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तका ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तका शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य हस्तो कल्पोत्पक्षते मुखं व्याकरणं स्मृतं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते छन्दपादौ तु वेदस्य ज्योतिषामयनं चक्षुः तस्मात् साङ्गम् अधीतेव ब्रह्म लोकमयीयते वेदाहि यज्ञातमविप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं कालम् विधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञां यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञां। आप सभी महानुभावों को नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ज्योतिष की इस कक्षा में आज हम वैदिक पंचांग श्री मोहन कृति आश्र पत्रकम है, उसे देखने समझने की बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व की बात को बहुत संक्षिप्त में हम थोड़ा स्मरण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने आपको ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पारंपरिक पंचांग हैं या जो वर्तमान में पंचांग चल रहे हैं वो संक्रांतियों की गलती के कारण, यानी उनमें जो संक्रांतियां ली जाती हैं वो वास्तव में संक्रांतियां होती ही नहीं है। उदाहरण के लिए आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं तो 14 जनवरी तो क्या 1 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक मकर संक्रांति होती ही नहीं है। तो संक्रांतियां गलत लेते हैं और संक्रांतियों के गलत लिए जाने से चांद्रमास सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि शुक्ल पक्ष के निर्धारण का जो आधार है वो संक्रांति ही है। और दूसरी बात कि महीने पक्ष जो है वो कृष्ण और शुक्ल क्रम से लिए जा रहे हैं, जो वेद विरुद्ध है। वेद में ऐसा मार्गदर्शन नहीं है, वेदांत ज्योतिष में ऐसा मार्गदर्शन नहीं है, वो मैंने आपको थोड़ा विवेचना दी है वहां। तो शुक्ल और कृष्ण के क्रम से होने चाहिए पक्ष, तो उस क्रम से पक्ष भी नहीं लिए जा रहे हैं। फिर जो है वर्ष शुरू होता है शुक्ल पक्ष से और महीने शुरू होते हैं कृष्ण पक्ष से, ये एक और गलती हुई। और फिर उसके बाद जो है नक्षत्रों की बात आती है तो नक्षत्र जो हैं वो 27 लिए जाते हैं, लिए जाने चाहिए 28, वेद का मार्गदर्शन है। अब उसमें कई लोग कई बातें करते हैं कि जी 27 ऐसा हो रहा है, 27 जो भी है, लेकिन सवाल हमको ये देखना है कि जब वेद की हमको आज्ञा स्पष्ट है तो हम वेद की माने या दूसरों की माने? कब होगा हमारा पंचांग वैदिक? ऐसा हो सकता है कि हम वेद के मार्गदर्शन से हटकर चलें और तब अपने पंचांग को वैदिक बोलें? ऐसा तो होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। इसके बाद तब 27 नक्षत्रों में भी शुरुआत करते हैं अश्विनी से,
जो कि है ही नहीं। आजकल पूर्वा भाद्रपद प्रथम नक्षत्र है, तो मेष राशि पूर्वा भाद्रपद से शुरू हो रही है, आप कह रहे हैं अश्विनी से शुरू हो रही है। तो ये सब बातें जो हैं आपको स्पष्ट कर दी गई हैं। और अब हम आ रहे हैं आज के पंचांग के मुख्य विषय पर, आज के वक्तव्य के मुख्य विषय पर। ये आपके पास पंचांग स्पष्ट है, आप सब देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो है वो सृष्टि संवत लिखा है। सृष्टि संवत इसमें जो दिया है ये कल्प संवत है, कल्पादि का संवत है, ये लिखा भी है हमने पृष्ठ 9 पर। जब आप अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ ये पूरी चीज मिल जाएगी। पृष्ठ 9 पर नहीं है, ये है पृष्ठ 9 पर ही है। पृष्ठ 9 पर जो है वो पूरी गणना हमने आपको विस्तार से दे रखी है। आप वहां पर हमने लिखा भी है कि ये कल्प संवत है, इस वर्तमान कल्प का संवत का शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो वो गणना जो है 1,97,29,49,125 गत वर्ष होते हैं। संवत्सरों की जो कल्पादि संवत्सर हैं, इनकी गणना को हमेशा गत में लेते हैं। गत में इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे चल करके जब हम आपको अहरगण गणित सिखाएंगे, अहरगण, अह माने दिन, दिनों की गणना, तो दिनों की गणना जो है उसके लिए हमको जो है वो गत संवत्सर लेने होते हैं। और संकल्प वाचन जो होता है या संकल्प पाठ जिसको आप बोलते हैं, जब आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई और भी कर्मकांडिक उपक्रम करते हैं, तो आप जल चावल या जल लेकर के हाथ में और संकल्प वाचन करते हैं। तो वो जो संकल्प वाचन होते हैं, संकल्प पाठ भी बोलते हैं उसको, वो हमेशा वर्तमान के लिए होते हैं। यानी उस समय जो वर्ष चल रहा है, उस समय जो तिथि चल रही, संवत्सर चल रहा है, और अयन चल रहा है, या ऋतु चल रही है, और फिर मास चल रहा है, फिर पक्ष चल रहा है, लग्न चल रहा है, मुहूर्त चल रहा है। तो जो उस समय जिसको प्रिवेलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्त रहा है, हिंदी में वर्त रहा शुद्ध शब्द है, तो वो जो वर्त रहा है उस समय, उसको हमको बोलना होता है। तो वो सारी चीजें आपको पंचांग से जुटानी है, देखनी है, और तब ये जुटा पाओगे जब आप देखोगे। मैं एक बात के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ कि हमको ये जुटाने हैं, और हम ये नहीं जुटाएंगे तो हम जब तक जानेंगे नहीं। तो इससे आप में से तो मैं जानता हूँ कि कई लोग बहुत विद्वान होंगे, बड़े अच्छे वो होंगे, वो उनको सब पता होगा। तो अब भाषा के तौर पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो एक माध्यमिक भाषा मुझे उपयोग करनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि आप पहले से नहीं जानते होंगे आप में से बहुत कुछ, लेकिन हमारी जो कक्षा है ये उन लोगों को केंद्र में रख करके नहीं है जो बहुत जानते हैं। हम उन लोगों को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं जो बिल्कुल शुरुआत से आगे चल रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले पंचांग का जो प्रथम प्रश्न है ये आपका आया, और यहाँ पर सबसे पहले सृष्टि संवत्सर है, और ये सृष्टि संवत्सर इस समय यहाँ पर लिखा है 1,97,29,49,126। इसी को जब हम भाषा में बोलते हैं संकल्प में, तो एको वृंदः सप्तनवति कोटयः एकोनत्रिंशत्, जो नीचे इसी के नीचे जो संकल्प वाचन दिया हुआ है, और ये संकल्प वाचन हमने इसीलिए दिया है कि आप सब लोगों को जब पंचांग का उपयोग करोगे तो ये संकल्प वाचन की जो का मार्गदर्शन है ये उपलब्ध हो जाए, आपको कहीं इधर उधर न देखना पड़ेगा। और आपको स्पष्ट मैं तो यही कहूंगा कि मुझे तो कोई पंचांग भारतवर्ष में अभी तक ऐसा दिखा नहीं है जो संकल्प वाचन के साथ पंचांग को जनता जनार्दन की सेवा में प्रस्तुत किया हुआ हो। ये पहला पंचांग है जिसको कि एक संकल्प वाचन निष्ठा के साथ में, और तब हम प्रस्तुत करते हैं, लोगों को उपलब्ध करते हैं। तो एको वृंदा एक अरब सप्तनवति कोटया, इस तरह से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपके स्मरणा में चीजें आएंगी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको संकल्प बहुत अच्छे से याद हो गया। तो एको वृंदा सप्तनवति कोटया, कोटि कोटि कोटया सप्तनवति कोटया, एकोनत्रिंशत् लक्षाणि, एकोनपंचाशत् सहस्राणि, और फिर षड्विंशति अधिक शततमे, 26 अधिक 100 में 126 सृष्टि अवधि, ये सृष्टि अवधि है। और तब है 81 द्विसहस्त्रतमे, 81 अधिक 2000 में 81 अधिक, तो इस तरह से
जो आपकी दूसरी संख्या यहाँ विक्रम संवत की आई है, तो आप देख रहे हैं विक्रम संवत 2081 वो हमको दिया हुआ है, शक संवत 1946 दिया हुआ है और ईस्वी संवत। तो हम संकल्प वाचन में बहुत सारे संवतों को नहीं पढ़ते हैं और उसका कारण भी है। देखिए जैसे इसमें 2 ही संवत हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ना तो तरह तरह के संवतों को जोड़ देते हैं और फलाने महात्मा का जन्म संवत और फलाने ऋषि का जन्म संवत और फलाने तमाम जोड़ लेते हैं। जोड़ लें, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जोड़ना है, वो जोड़ लो, लेकिन संवत्सर को जोड़ने के पीछे विधान क्या है, विधि क्या है? विधि ये है कि जो संवत काल गणना का हिस्सा होगा केवल उसी को हमें संकल्प वाचन में पाठ करना चाहिए। जो काल गणना का हिस्सा नहीं है, अब उदाहरण के लिए ये 2081 है, अभी 2081 काल गणना का हिस्सा ही नहीं है। अब काल गणना का हिस्सा नहीं है का क्या मतलब हुआ? या तो वो आपके संपात से जुड़ना चाहिए या वो शुक्ल प्रतिपदा से जुड़ना चाहिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जुड़ना चाहिए। तो न तो उसमें ऋतुओं का सामंजस्य है। 1 जनवरी को आपकी कोई ऋतु शुरू नहीं होती, 1 मार्च को कोई ऋतु शुरू नहीं होती, कोई अयन संवत्सर का कुछ भी शुरू होना नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से आप जो हैं वो इसमें केवल उसी संवत को जोड़ेंगे काल गणना में जो काल गणना का हिस्सा होगी। एक बात पूरी हुई। तो आपने देखा शक संवत 1946 है, विक्रम संवत 2081 है। आप एक संवत जोड़ लीजिए, आप चाहें तो कली संवत भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से एक 5126 जो है वो कली संवत इस समय चल रहा है। जो कली संवत होता है उतना ही जो है सृष्टि संवत के अंतिम 3 अंक भी होते हैं। जैसे 5126 तो 126 उसमें अंतिम है और यहाँ जो सृष्टि संवत है इसमें भी 126 अंत में है। ये वही होता है जो वो 3 अंक जो होते हैं वो सृष्टि संवत के और कली संवत के एक ही होते हैं। ये आपकी गणना सुविधा और स्मरणा के लिए मैंने ये बात कही। अब आइए आप बारहस्पत संवत्सर के बारे में आप देख रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक विधा है, ये हमारी सांस्कृतिक जो है संपदा है ये ज्ञान की। तो वो क्या है कि इस साल कौन सा संवत चल रहा है। तो देखिए महानुभाव, हम जो है बृहस्पति जो है वो एक प्रकार से वर्ष गणना का मापक है और बृहस्पति जिस राशि में होता है उसको गणना का माध्यम बना करके और जो वर्ष निकलता है उस वर्ष को हम आगे चल करके हम सारी चीजें धीरे धीरे आपको गणित से भी समझनी है कि कैसे आई है। अगर हम आज कोई तिथि बोल रहे हैं, पक्ष बोल रहे हैं, तो हमको वो गणित से भी समझना है कि अगर हम आज कृष्ण पक्ष बोल रहे हैं, कृष्ण सप्तमी बोल रहे हैं, तो वो कृष्ण सप्तमी हमको गणितीय तौर पर आनी भी चाहिए। कैसे आई वो गणित, ऐसे थोड़ी बोल देंगे हम। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात का कि आप अपनी तन्मयता को जोड़े रखिए, अपनी जो लगन है, अपनी जो इच्छा शक्ति है ज्योतिष को सीखने की, उसको पूरी तौर से जोड़ के रखिए और इसमें ग्रुप में आप आइए। प्रति रविवार को हमने ये स्वामी जी ने अनुरोध किया हुआ है और हमने ठीक है, अगर लोग तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है ये सारी चीजें जो है वो आपको आ जाएंगी, पूरी चीजें आएंगी। ज्योतिष की कोई भी कम से कम आरंभ की तो कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी। ठीक है, आइए। तो अब आपने ये चीजें वो कर ली और यहाँ संवत्सर वो देख लिया। संवत्सर में बस 2-3 चीजें हैं जो गणितीय नहीं है, जो आपको अपने बारे में वो संकल्प वाचन में पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बाकी चीजें जो है वो गणितीय है। अपने बारे में जो बोलना है वो कौन कौन सी चीजें हैं तो उस पर हम अधिक समय न दे करके, क्योंकि आगे जब हम संकल्प वाचन के बारे में ये गणितीय तथ्यों को लाएंगे तब बताएंगे। लेकिन उसमें जैसे गोत्र है, आपका कौन सा गोत्र है, आपके पिता के पिता के पिता जिसके आप वंशधर हैं वो कौन है, जहां आप रह रहे हैं, जिस स्थान में रह रहे हैं, जिसकी एक लोकेलिटी क्या बनती है, उस स्थान को आप संस्कृत में जोड़ के कैसे कहेंगे, ये सब चीजें जोड़ करके अब संकल्प वाचन पूरा होता है। तो ये जो सबसे नीचे हमने दिया हुआ है ये संकल्प वाचन है। अब आइए आप आज के पंचांग पर। अब इसके लिए आप आएंगे सीधे पृष्ठ शायद 71 होगा। ये आज का पंचांग आपके सामने आ गया है।
आप इसे कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, कुछ चीजें तो जो वहां से पीछे से आई हुई हैं वो इसमें दी हुई हैं। सबसे पहले जैसे शक संवत है, तो शक संवत देख रहे हैं आप 1946 आपको दिया है 1946 वर्तमान चल रहा है, वर्त रहा है। और उसके बाद जो संवत्सर है, इसको हमने आपको अपने पिछले वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि संवत्सर वो जो है उसके दो भाग अयन होते हैं और उन अयनों में तो ऋतुएं होती हैं और तीन तीन ऋतुएं होती हैं, फिर ऋतुओं के मास होते हैं और मासों के फिर आगे का क्रम है। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो इस समय आज की तारीख, आज का जो पंचांग हम देख रहे हैं, तो ये जो पृष्ठ 71 पर आज का पंचांग विस्तार दे रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि सब 1946 का दक्षिणायन चल रहा है। दो प्रकार के अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। और उत्तरायण जब सूर्य उत्तर की तरफ चल रहा होता है, अयन का मतलब होता है मार्ग, किस तरफ, जैसे रामायण राम की तरफ को जो रास्ता जाता है वो है रामायण। तो इस तरह से हमने इस पंचांग ये जो है ठीक है, वो बात को बाद में लाएंगे। तो दक्षिणायन दक्षिण की तरफ को चल रहा है, इस समय सूर्य की गति दक्षिणोन्मुखी है। दक्षिणोन्मुखी जी क्या है कि जिसमें अब जो है अधिकतम दिनमान जो है वो घटता जा रहा है और रात्रिमान जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जिसमें रात्रिमान बढ़ता जाए वो दक्षिणायन, और जिसमें रात्रिमान दिनमान बढ़ता जाए वो हो गया आपका उत्तरायण। तो ये सारी चीजें आपको गणित से आएंगी, आगे आप देखेंगे सारी चीजें जो है वो ये सब दिन बढ़ रहा है, एक एक दिन का आपको हिसाब लगाया जाएगा। आप देखेंगे कि हाँ कल इतना था, कल इतना था, कल इतना था, तो वो सब आपको गणित में आएगा। तो यहाँ से आपको ये दक्षिणायन, ऐसी फिर एक स्थिति होती है सूर्य की, वो उत्तरी में है या दक्षिणी में है। दक्षिण गोलार्ध जब वो उत्तरी गोल में होगा तो उसे उत्तर गोल बोलते हैं, जब वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उसको दक्षिण गोलार्ध गोल बोलेंगे। फिर आया मास, और मास में आप देख रहे हैं कि मेरा पेज दूसरा था लगा, ये है मास में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है इस मास। तो ये जो है ये वैदिक मास है। वेद में महीनों के क्रम नाम इस तरह से होते हैं, मधु माधव, शुक्र शुचि, नभस नभस्य, इस ऊर्ज, सहस सहस्य और तपस तपस्य। इसमें जो मधुमास होता है ये चैत्र का पर्यायवाची है, यानी मधुमास को लेकर के आप चैत्र कह सकते हैं। आप चाहे तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वेद भाष्य अगर आप देखेंगे तो ये जो वेद का जो भाष्य है उसमें मधुस्य माधवस्य को उन्होंने चैत्र और वैशाख उस पर नाम दिया है। यही नहीं, सायण महाराज ने जो भाष्य किया है उसमें भी उन्होंने मधुमास को चैत्र और माधव मास को वैशाख कहा है। तपस्या को महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहां माघ और फाल्गुन लिखा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो मधुमास है ये चैत्र मास का, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आगे एक पाठ ऐसा आएगा जिसमें आपको ये समझना होगा कि इसमें भी कहाँ हम गलत चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बहुत यानी पिन पॉइंट करके बोल रहा हूँ कि इस बात को आप ध्यान रखें कि चैत्र माने मधुमास और माधव मास माने वैशाख। इसी क्रम से आपके सारे महीने चलेंगे। और अगर आपको कहीं इस क्रम का व्यतिरेक कहने को कहा जा रहा है तो वो आपको पहले तो समझना भी है कि कैसे व्यतिरेक हो रहा है, कैसा विरोध हो रहा है, कैसा उल्लंघन हो रहा है, ये समझना भी है और फिर तब आगे उसका प्रयोग भी करना है। ये बात अभी नहीं, आगे आएगी। तो ये इस मास है, इस मास कहते हैं आश्विन मास। ईशस चोरजस शारदा ऋतु, ये शरद ऋतु के महीने। ईशस चोरजस का च ऊर्जस गुण संधि से ओ का उच्चारण हो गया है। ईशस चोरजस, ईश और उष में ऊर्ज मिलकर के ये जो है शरद ऋतु होती है। तो शरद ऋतु का जो पहला महीना है इसका नाम है ईश। ये महीना शॉर्ट, एक बात ध्यान रखें कि ऋतुओं से ठीक सामंजस्य केवल सौर महीनों का होता है। सौर महीने
ऋतुओं के साथ साम्य से होने अनिवार्य है। अगर नहीं हो रहे हैं तो पंचांग गलत है। कोई महीना अगर इस मास को और आपकी शरद ऋतु को अलग अलग दिखा रहा है तो वो पंचांग सही नहीं है। उस पंचांग से अगर आप अपने त्योहार मना रहे तो निश्चित तौर पर आप गलती कर रहे होंगे। उस पंचांग से अगर आप संकल्प वाचन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप गलती कर रहे होंगे। तो हम गलती न करें इसका एक ही आधार है कि हम तथ्यों को समझें। जब तक हम समझेंगे नहीं तो ये गलती का क्रम हम छोड़ नहीं सकेंगे। तो अब ये जो इस मास है ये शरद ऋतु का पहला महीना आपका शुरू हुआ और इस मास के शुरू होने के बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा वो आश्विन शुक्ल पक्ष होगा। जैसे इसी प्रश्न में आप अपनी दृष्टि डालें तो आप देख रहे हैं कि 13 गते बुधवार 4 सितंबर से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। तो चूंकि ये इस मास सौर का इस मास शुरू हो चुका है इसलिए इस सौर इस मास के बाद जो शुरू हो रहा शुक्ल पक्ष है वो आश्विन होगा। अगर आश्विन के अतिरिक्त कुछ और महीना कहा जा रहा है तो वो पंचांग निश्चित ही गलत है, वो आपके लिए व्यवहार्य नहीं। तो अब आपने देखा कि आप जो हैं आज सबसे पहले जब यहाँ आए तो ये शरद ऋतु हो गया, आगे विक्रम संवत और काल युक्त संवत्सर की बात कही गई है। तो काल युक्त संवत्सर जो है वो मैंने आपको बताया ये बृहस्पति संवत्सर होता है, बृहस्पति के माध्यम से गणित किया हुआ होता है और इसकी जब गणित आएगी इसका सिखाया जाएगा समझाया जाएगा यहाँ पर, तो वो बात की बात है। अभी आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि ये जो काल युक्त संवत्सर है ये संकल्प वाचन में हमें उपयोग करना होता है। ये सांस्कृतिक विधा हमारे ऋषियों ने बनाई हुई है। तो अब आप आइए आज के पंचांग पर। आज देखेंगे आप सबसे पहले 3 लिखा है, 3 गते। तो ये गते हैं। गते जो है वो एक लोगों में कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये गते शब्द क्या है, गते कहाँ से आया है। तो दरअसल ये गति शब्द से है और बहुत जगह ये प्रयोग भी होता है। हमारे उत्तराखंड में तो दिनांकों और को जो है वो गति से ही जानते हैं और आपके नेपाल में वहां गते ही चलती है। और ये गते जो है ना ये बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है, बहुत बिल्कुल ऋतुबद्धता से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे अभी आप देखें कि आज आप 3 गते कह रहे हैं रविवार, और जब आप बाएं पृष्ठ पे जाएंगे तो 3 गते के आगे आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो 152 अंश 17 कला और 29 विकला पर चल रहा है। ये अंश कला विकला मैंने पूर्व वक्तव्य में भी आपको बताया था, पर आज इसकी और ज्यादा उपयोग हो रहा है। मैं कहूंगा एक जरा अलग से भी लिख के इनको समझा दीजिए। 152 उसके ऊपर अंश रख करके, या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको सबको तो ठीक है, 152 ऊपर अंश लिख दिया, ये 152 अंश हो गए। ये देखिए 17 कला और 29 विकला। ये आज सूर्य की सुबह 5:30 पर स्थिति थी। अब देखिए बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिए इस बात को कि ये जो स्थिति है 152 अंश यानी 30 का भाग देंगे तो 30 पंजे 150, यानी 5 राशियां निकल गई हैं। ये छठी राशि है। छठी राशि का मतलब हुआ कि आश्विन का महीना है, ये इस मास है ये। और छठी राशि का मतलब हुआ कि ये शरद ऋतु का मध्य बिंदु से आज आप 3 दिन आगे चल रहे हैं। और 3 गते ये देखिए आपको दिया हुआ 3 गते, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है, सूचित कर रहा है कि मेरे प्यारे संस्कृति अनुयायियों, हमारी संस्कृति बोल रही है, मेरे बच्चों, आज जो हमारी जो सूर्य है, जो जगत की आत्मा है, वो आज क्रांति व्रत में जो है छठे खंड के
छह राशि 5 राशि पार करके छठी राशि में है। और वहां ये राशि जो है ना, इसके लिए वेद में प्रदया शब्द आया है। आगे मैं इस पूरे मंत्र की आपको व्याख्या भी दूंगा। प्रदया शब्द आया, प्रदि, और द्वादश प्रदया कहा है, 12 प्रदियां हैं क्रांति व्रत की, वहां प्रदया शब्द आया है। तो उस प्रदय में वो जो छठी प्रदी है, उसमें हम आज 3 अंश, तीसरे अंश की स्थिति में है। तो ये इसलिए जो है 3 गते, 3 अंश जा चुके हैं गते, और हम अब चौथे अंश की, जब कल हम सुबह कल का जो सवेरा होगा हमारा, ये चतुर्थ अंश में होगा, तब 4 गते होंगी। अब आप बताएं और अनुभव करें इस बात को, क्या संसार में एक भी कैलेंडर, एक भी पंचांग ऐसा है जो आपको इतनी सुंदर तरीके से खगोलिकी की बातें करता हो? क्या अंग्रेजों के कैलेंडर में ऐसा है? क्या किसी के मैं वो नहीं करता, विशेष नाम लेकर जाना ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी जो है कैलेंडर में या किसी भी दिनदर्शिका में ये स्थिति आपको नहीं मिलेगी, जो ठोस जो है खगोलिकी के नियमों पर प्रतिबद्ध है। आई तो ये 3 हुआ, और 12 रविवार की अंग्रेजी तिथि हुई 25 अगस्त, और 25 अगस्त 2024 तब दिया है सूर्योदय। ये सूर्योदय का समय है, और ये जो समय है सूर्योदय का, ये दिल्ली के लिए दिया हुआ समय है। ये समय दिल्ली, यानी अगर आप दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों में हैं तो जहां भी हैं आप समझिए कि आप इस सूर्योदय को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर हैं तो आपको जो अगले पेज हैं यहाँ पर हमने दिए हुए, पेज 97 और पेज 98, इन पर हमने 108 स्थानों के और भी नाम दिए हुए हैं, जिनके लिए आप जो है इस सारणी का प्रयोग करके उस स्थान की, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, उस स्थान के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जान सकते हैं बड़ी आसानी से। एक दिन गणित का विषय ये भी होगा कि कैसे जानना है ये, तो वो हम आपको गणित भाग में सिखाएंगे। आज सिर्फ इतना जानना है कि इस पेज में है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी कह दूं कि अगर आपका स्थान इसमें पेज में नहीं है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आप अपना स्थान दीजिए, हम आपकी, क्योंकि देखिए हमारे पास ये है कि हम सारे स्थान, सारे जिलों, भारत के सारे उनको नगरों को ही नहीं दिया जा सकता, वो थोड़ी होती एक ग्रंथि बन जाएगा अलग से। तो अगर नहीं है आपका तो आप हमको बताइए, और आपको हम आपके स्थान के लिए जो करेक्शन होने हैं श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम में, वो करेक्शन आपको दे देंगे, हम आपको इस विशेष तौर पर भेज देंगे। तो इस तरह से ये सूर्योदय हुआ 6 बजे, और तब आप आगे बढ़ेंगे सूर्यास्त 18:46। ये 18:46 कई लोग हमें पूछते भी हैं कि 18:46 क्या है, 20:46 क्या है, 24:36, 25:13 ये समय क्या है। देखिए महानुभाव, आप अधिकतर लोग जानते ही हैं, ये 18:46, देखिए हम सब जो अंग्रेजी तौर पर जो समय वाचन होता है, जो हमारा भारतीय तरीका है, वो तरीका तो घटियों का है, और घटियों में ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि ये सुबह की है कि शाम की है, कि 12 घटी, 15 घटी, 18 घटी, 19 घटी, 51 घटी, 55 घटी और 60 घटी, तो उसमें तो सुबह वाले समय वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब वो घटी तो हमारे प्रचलन में है नहीं ना, व्यवहार में नहीं है। अब व्यवहार में हमारा ये समय है, तो इस समय में ये आता है, अगर हमने बोला ये 6:46 है, तो आपकी एक शंका खड़ी हो जाती है कि 6:46 सुबह वाले या शाम वाले। हमने बोला 2 बजे, अब 2 बजे दिन के 2 बजे या रात के 2 बजे, अभी नई समस्या खड़ी हो गई। तो उस समस्या से बाहर बने रहने के लिए हमने समय को दिन के जो 12 बजे हैं उसमें हमने लगातार जोड़ते हुए क्रम में रखा है, और उस जोड़ते हुए क्रम को हमने अगले सूर्योदय तक रखा है। अगले सूर्योदय से पहले, जैसे आप देखेंगे कल का सूर्योदय भी 6 बजे है, तो 5:59 का जो समय होगा वो 29:59 होगा इसमें, तो आप समझ जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। और 18:46 का मतलब हुआ 12 में से 6 घंटे और जुड़े हुए हैं, यानी ये शाम के 6:46 सूर्यास्त का। वैसे भी एक मोटी सी बात है, सूर्यास्त हमेशा शाम को ही होता है। तो उसके बाद ये चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय आया अगले कॉलमों में। चंद्रोदय चंद्रास्त, चंद्रोदय हुआ 22:48 पर, 22:48 है, यानी रात्रि के 10:48 पे। फिर आया 11:46 पे चंद्रास्त है,
तो 11:46 सीधा सीधा समय है, ये आया। अब अगला जो आपके पास अगला जो कॉलम आ रहा है वो है 100 लिखा हुआ है और 27:37 लिखा हुआ है। तो 100 जो है वो सप्तमी के लिए, इसके लिए हमने यहाँ पीछे एक लेख हमने दिया हुआ है पंचांग को देखने की विधि, तो उसको भी अगर आप थोड़ा देख लेंगे, और वहां पर हमने इनके वो भी दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, लघुअक्षरी मतलब अश्विनी को अ लिखा है, भरणी को भा लिखा है, पूर्वा भाद्रपद को पुहा लिखा है, सप्तमी को स लिखा है, अष्टमी को अ लिखा है। ये चीजें कौन क्या है, ये आपको अगर शंका, वैसे तो शंका नहीं होगी, धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे, लेकिन शंका की स्थिति में आप वहां उस पृष्ठ को भी देख ही सकते हैं। तो यहाँ जो सप्तमी है, ये सप्तमी जो है वो सप्तमी जो है सप्तमी के लिए है, और ये सप्तमी जो है रात्रि 3:37 तक के लिए है। 24 के बाद फिर 24, 25, 26, 27, तो ये 27, 37 है। और एक बात जो हम इसमें नहीं कही, ये जो पक्ष आपका चल रहा है, ये सप्तमी तो है लेकिन ये पक्ष पीछे से चल रहा है, तो ये जो है भाद्र कृष्ण पक्ष है, ये पीछे से चल रहा है आपका, ये भाद्र कृष्ण पक्ष है आपका। तो ये भाद्र कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी है, भाद्र कृष्ण पक्ष सप्तमी है। फिर ये 27-37 तक रहेगी, 27-37 पर जो है वो अष्टमी शुरू हो जाएगी, और अष्टमी रहेगी अगले दिन के, अष्टमी आज जो है, नहीं, ये सप्तमी अश्विनी नहीं है, ये वो अष्टमी नहीं है, अश्विनी, ये अश्विनी नक्षत्र है, ये अश्विनी नक्षत्र है 12:48 तक अश्विनी नक्षत्र है। अब आगे आया लग्नों की स्थिति, पूरा जो क्रांतिकृत है ना, वो अपना एक मतलब समझ लो, आप थोड़ी देर के लिए अनुभव कर लो कि जैसे कोई चक्का है, और उस चक्के को हमने 12 खंडों में बांट दिया है, और मैं जो है पृथ्वी हूँ, और उस चक्के को हम घुमाते जा रहे हैं। तो उस चक्के का जो हिस्सा मेरे सापेक्ष लगता रहेगा, वो लगता से लग्न, लगती इति लग्न लगता है, वो घूम रहा है, वो चक्का घूम रहा है, ये चक्का घूम रहा है। अब उसका जो हिस्सा पृथ्वी के सापेक्ष जुड़ रहा है, वो हिस्सा लग्न कहलाता है। इसकी कैसी गणित होगी, इसको और अच्छे से कैसे समझना है, ये सब आपको आगे के क्रमों में आएंगे। पर मैं आपकी अभिरुचि को और अधिक प्रेरित करने की दृष्टि से थोड़ा इस तरह से बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आश्वस्त कर रहा हूँ कि सारी चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि नहीं हमने ये आपको नहीं बताना है, या ये बता देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें आपको बिल्कुल व्यवस्था से आ जाएंगी, और आप जो है पंचांग, हमारा एक ही उद्देश्य है, और वो है आपके उर्व में, आपके हृदय में एक ऐसी चेष्टा उभर के आ जाए कि आपको लग जाए कि नहीं ये गलत है और ये सही है। और फिर जैसा कि आर्य समाज का एक सिद्धांत कहता है कि सत्य के प्रति असत्य को त्यागने में, बस तब आपकी ये परीक्षा की घड़ी है कि आप जब समझ जाएंगे तो आपकी परीक्षा है कि मुझे तो सच पे चलना है और नहीं चलना है, ये सब आपकी अपनी बात। लेकिन ये जो लग्न है, इस लग्न पर मैं आपको बोल रहा था, और इसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और वो लग्न वाला जो हिस्सा है वो 30 अंश का हिस्सा होता है। तो उस 30 अंश में जो खंड, ये जैसे अभी मान लीजिए ये वाला खंड चल रहा है, तो ये वाला खंड, उसके बाद ये जाएगा, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, लग्न आते रहेंगे, मेष लग्न आया, फिर सब आया, मिथुन आया, इस तरह से जो लग्न, और इन लग्नों की क्या उपयोगिता है, कैसे क्या है इनका, ये सब विषय जो है वो आगे स्पष्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो सूर्योदय है ये 6 बजे है, और कन्या लग्न जो है वो 5:46 पे शुरू हो गया। अब आप देखिए कि 5:46 और 6 बजे में कितना अंतर हुआ, लगभग 14 मिनट का, और 14 मिनट लगभग अंतर है, और करीब 4.25 मिनट का एक अंश होता है लग्न का। और संक्रांति हुई थी आपकी ये एक घंटे में, और आज हो गए आपके जो है वो 24 तारीख, 4 दिन, अब अगले दिन का देख रहे हैं, कल का देख रहे हैं, यहाँ पर लगन ये, या यहाँ कल का ना देखो, अब आज का देख लो, ऊपर 5:49 पे आ जाओ। तो 5:49 पे आप देख रहे हैं कि 11 ही मिनट हुई, तो 4:15 का 4 का 1 मिनट का 1, तो 4 दिए 12। अब देखिए 12 मिनट आपका लग्न सूर्योदय चल चुका है, सूर्य 12 मिनट आगे चल गया, तो 3 अंश हुआ, और वो 3 अंश की 3 गते।
क्या गजब की बात है, एक एक बात मैथमेटिकली बिल्कुल फिट। ऐसा नहीं तो कौन सा लग्न चल रहा है, अब इसके पीछे एक छोटा सा सिद्धांत है, उस सिद्धांत को सुन लो और भूल जाओ, अभी इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिद्धांत ये है कि जिस दिन का जो सूर्योदय, वो सूर्योदय और क्रांति वृत्त का वह हिस्सा जिसमें सूर्य होता है, वो एक ही होते हैं। ये है वो सिद्धांत। इसीलिए अगर आज 5:49 पर सूर्य उदय होता तो ये जो लग्न है, ये कन्या लग्न आपको 0 अंश पे दिखाई देता, ये शुरू हो रहा होता। लेकिन ये शुरू हो चुके हैं, इसको ये 11-12 अंश पे चल चुका है, क्योंकि संक्रांति से 3 दिन आप आगे बढ़ चुके। तो ये 5:49 पर कन्या लग्न हुआ और तुला लग्न तुला प्रखंड, तुला वाला हिस्सा 7वां हिस्सा। अब इसी को आप अंशों में बोलेंगे, 7 30 गुणा के 7 बराबर 210 से 240 वाला हिस्सा वो होगा तुला लग्न। तो तुला लग्न आया 8:06 पर समाप्त हो जाएगा, फिर 10:23 पर वृश्चिक लग्न, और इस तरह से ये लग्नों की बात चलती रहेगी। और इसके बाद जो आगे खंड दिया है, यहाँ लिखा है देखिए कृतिका 26। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी लाना चाहूंगा, और आपका लगभग समय हो चुका है, बड़ी तेजी से समय निकल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने 4 गते में देखिए, आप 4 गते में लिखा है यहाँ पर भरणी 9:11, भरणी नक्षत्र 9:11 तक चला था, और इसी लाइन में हम आगे चले हैं। पूरे लग्नों की पाठ हमने आपको बता दिया। तब यहाँ लिखा है कृतिका 26। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो भरणी लग्न नक्षत्र था 9:11 पे समाप्त हुआ, और तब कृतिका लग गया। और वो कृतिका चूंकि आज ही समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ कॉलम में लिखा हुआ है। कल जब आप कल का पंचांग देखेंगे तो वहां आपको कृतिका के बाद वाला नक्षत्र दिखाएगा, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। तो कल आपको जो लिखा मिलेगा वो रोहिणी मिलेगा। तो ये रोहिणी है, और इस प्रकार से ये आपका कृतिका 26 रात 2:26 तक कृतिका है। और तब ये त्योहार दिए हैं, ये त्योहार हैं जो भी इनको विशिष्टियां, हमने विशिष्टियां करके भी लिखते हैं या व्रत पर्व त्योहार करके भी लिखते हैं। हमने इस पंचांग में जितने भी त्योहार दिए हैं वो इस बात को लेकर के मान करके लिए हैं कि अगर आप सही पंचांग पर चलते हैं तो ये जो त्योहार है ये यहाँ होना चाहिए। अब जैसे इसमें कृष्ण जन्माष्टमी नहीं लिखी है, तो इसका मतलब जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मेरे अभी आज के विषय में करीबन 4-5 बिंदु रह गए हैं। तो हम जो है अगले दिन का जो अगले रविवार का पाठ होगा वो भी आपका इसी विषय पर होगा, यानी श्री मोहन कृति आर्षपत्रकम को देखना और समझना। इसके जो बिंदु रह गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा मैं आपको एक गणितीय झांकी भी दूंगा, लेकिन वो आपके अगले वाले पाठ में आएगी। आप लोग इसको चूके नहीं। याद रखिएगा कि जो भी पाठ आप चूकेंगे वो आपको फिर से तारतम्य में पकड़ने में नहीं आएगा। ये बहुत ये हल्के से इसको लेने की वो नहीं है। इस प्रकार से ये जो है आज का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं, और आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए आज का वाचन पूरा करता हूँ। और अब आप जो जैसे आयोजकों की जैसी व्यवस्था हो या जो पूछने का हो, जैसा भी हो वो चलें, और जब उनको पूरा करना हो, मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद।